सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 2 और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत सिलेबस, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों करना पड़ता है, सारा कुछ हमने पढ़ा था डिटेल में। आज भी हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जैसे जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जाएगा वैसे वैसे हमको करना पड़ेगा। ओके, so I'll just share my screen with you guys. Let me know once it's visible. उसके बाद हम अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक सेकेंड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? इज माई स्क्रीन विजिबल पीपल? यप। ओके ओके, चलिए इसको मैं फुल स्क्रीन ही कर देता हूं। मतलब आप लोग मुझे नहीं दिखेंगे, जब मुझे आप लोगों की याद आएगी तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा आप लोगों की शक्लें देखने के लिए। ओके, सो चलिए मैं स्क्रीन फुल स्क्रीन कर देता हूं। ओके, सो आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 2, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। ठीक है, आज भी हम डिटेल्स में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इतना डिटेल में करेंगे कि आप भूले नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट तो यही है। ओके, सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे होते हैं। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट को ना हम किसी किसी बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। किस बेसिस पे? सबसे पहले हम उनको क्लासिफाई करेंगे वैलिडिटी या एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, दूसरा हम उनको क्लासिफाई करेंगे फॉर्मेशन या कैसे बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट उसके बेसिस पे। तीसरा होता है कि हम उसको परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो एक एक यहां पे मैं ब्रीफ में पहले यहां पे डिस्कस करता हूं, क्योंकि हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा है, आज भी हमको यही पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होगा कल के क्लास के बाद कि मोटा मोटी चीज क्या है, व्हाट आर वी एक्चुअली डिस्कसिंग। सो अगर हम वैलिडिटी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करें तो कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिएबल। ये वैलिडिटी के बेस पे है। फॉर्मेशन के बेस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। और परफॉर्मेंस के बेस पे एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, और उसमें भी यूनिलैटरल और बाइलैटरल। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले। अब आई एम प्रिटी श्योर कि आपको यह तो पता होगा कि यार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बताइए, व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? Enforceable by law is a valid contract. Shabash. Anything, any other thing? तो जिसमें दोनों पार्टी का माइंड मतलब एग्री हो तो वेरी वेरी गुड। जिसमें दोनों पार्टीज का माइंड मिला हुआ हो, दे हैव अग्रीड टू ऑन द सेम थिंग, ऑन द सेम सेंस, सब कुछ ठीक है। ओके ओके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स जो वैलिड होते हैं इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है ठीक है। अब इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हमने दो एलिमेंट मेन पढ़े थे ना, एक होना चाहिए अग्रीमेंट और दूसरा दूसरा क्या? कॉन्सेंसस नैरेटिव। हाँ, एनफोर्सेबिलिटी ना, एनफोर्सेबिलिटी इन लॉ। अग्रीमेंट होना चाहिए और अग्रीमेंट एनफोर्सेबल होना चाहिए। उन दोनों केसेस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब वैलिड हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अगला आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड का मतलब क्या होता है? जिसको एनफोर्स नहीं कर सकते, जिसको हम एनफोर्स नहीं करते। अगर हम लॉ की भाषा में थोड़ा सा बोले तो डेस्टिट्यूट ऑफ ऑल लीगल इफेक्ट्स, जिसमें कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। डेस्टिट्यूट मतलब है ही नहीं उसमें। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एनी लीगल इफेक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हमेशा से वॉइड रहता है? बताइए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हमेशा से वॉइड रहता है?
बोलो। बताइए। सर एक पार्टी अगर चाहे तो वो एग्जीक्यूट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में पड़ सकता है। सॉरी। सर अगर एक पार्टी को जरा कोअर्शन और मिसरिप्रेजेंटेशन और या मिस्टेक कुछ ऐसा उसका ऊपर हुआ है, तो अगर वो चाहे तो उसको वो एनफोर्स कर सकता है, फिर भी एनफोर्स कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, तभी वो उसको वॉइडेबल कैटेगरी में अच्छा, रखा जाए। आप वॉइडेबल का बता रहे हो यार, मैं आपसे वॉइड पूछ रहा हूं। क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा से वॉइड होते हैं? नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमने कल ही पढ़ा था, विच इज कैन बी कैंसल्ड एट ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। एक पार्टी के ऑप्शन पे जब कैंसिल कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। अच्छा, इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होता है? लॉजिकली इसका जवाब दीजिए, इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलीगल एग्रीमेंट क्या होगा बताइए, इलीगल एग्रीमेंट क्या होगा? हाँ, सर जो लॉफुल नहीं होगा। वाह, वेरी गुड। जो लॉफुल नहीं होगा वो इलीगल होगा। शाबाश, सिंपल कट टू कट आंसर। भैया जो लॉफुल नहीं है वो इलीगल है। करेक्ट, मतलब जिसमें लीगैलिटी नहीं है, ठीक है, वो इलीगल हो जाता है। ओके, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? विच कांट बी परफॉर्म्ड, उनको हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते यार, वो अनएनफोर्सेबल है। दे कांट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में उनकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। ओके, नाउ तो ये हो गया वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन, कैसे बनता है? पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मैंने आपसे पूछा कि यार जिगरी, क्या आप मेरे से ये पेन खरीदना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू परचेज दिस पेन फ्रॉम मी फॉर 1,000 रुपीज? तो ये मैंने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना। आप ओपनली आपने बोला कि हाँ मैं खरीद लूंगा, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये एक्सप्रेस है। सब कुछ बताया जा रहा है, लिखा जा रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ हो रही है, एवरीथिंग इज देयर। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ये होता है। ओके, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? तो जैसे वो मेडिसिन शॉप या तो स्मार्ट बाजार है ना, वहाँ एक गुड्स है, तो वो गुड्स लेकर मैं कैश काउंटर, तो वो इम्प्लाइड है कि वो ऑफर में है, तो मैं ओके, जब बाय किया उसको वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अच्छा, ऐसे ही ओके 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 बोलता नहीं कि ये। हाँ सर। ओके। और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि आपको बस में कहीं जाना है, यू वांट टू ट्रैवल टू फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी इन योर सिटी। ठीक है, उसके लिए आपने एक बस पकड़ी। ठीक है, सॉरी बस का डायग्राम थोड़ा खराब है, बट मान लो ये बस है। आपने बस पकड़ी, आप बस के अंदर चढ़ गए। ठीक है, आप बस के अंदर जब चढ़ गए तो इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि आप बस में चढ़ेंगे तो आप बस का किराया देंगे, यू विल गिव द फेयर। या फिर आप बस में चढ़ के ऐसा चिल्लाएंगे कि हाँ मैं तुम्हारी बस में चढ़ गया हूं और मैंने तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं यहां जा रहा हूं और यहां का मैं तुमको भाड़ा दूंगा या रेंट दूंगा या किराया दूंगा। क्या आप चिल्लाएंगे क्या इसके लिए ऐसे जाके? नो, you stepped on to a bus, you boarded a bus for a destination, it's by default implied contract है कि आपको फेयर देना है। am I clear up till now? यस सर। ओके, तीसरा आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्जैक्टली अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के जैसा होता है। इट इज सिमिलर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब एग्जैक्टली कभी कभी देखो ऐसा होता है ना कि
मजबूरी में कोई आपको काम करना पड़ जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में हम आज क्लास में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। अच्छा, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऑनलाइन किए गए ई कॉमर्स के लिए किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स, वो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सिंपल। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वासी, ई कॉमर्स। परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या? जो हो चुका है, इट हैज ऑलरेडी बीन डन, जो हो चुका है, आपने ऑलरेडी काम कर दिया। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म हो चुका है। एग्जीक्यूटरी का क्या होगा? जो होने वाला है, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, ये होने वाला है, इट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। अब एग्जीक्यूटरी में एक होता है यूनिलैटरल, दूसरा होता है बाइलैटरल। यूनिलैटरल क्या होता है? यूनिलैटरल वो होता है जहां पे सिर्फ एक पार्टी का काम करना बाकी रह गया है, सिर्फ एक पार्टी की ऑब्लिगेशन बची हुई है, दूसरी पार्टी ने पूरा कर दिया है। यूनिलैटरल, ठीक है, ऑब्लिगेशन इज रिमेनिंग, बची हुई है। बाइलैटरल में क्या है? दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन बची हुई है। बोथ पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू डू समथिंग या रिक्वायर्ड टू डू देयर पार्ट, जो भी उनका काम है उनको करना पड़ेगा, तो वो बाइलैटरल है। तो एग्जीक्यूटरी में ऐसा होता है। तो मोर और लेस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होते हैं, यही होते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमको पढ़ने में और आसानी हो जाएगी क्योंकि हमने इसको आराम से डिस्कस किया है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एनफोर्सेबिलिटी। बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, वही हमने कहा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर एग्रीमेंट enforceable by law is a valid contract, in other words if it satisfies all the requirements of a valid contract in section 10। requirements क्या होता है? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए, ठीक है, और टू पार्टीज होनी चाहिए, और व्हाट एल्स? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड फ्री कंसेंट होना चाहिए, है ना, फ्री कंसेंट भी तो चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो हम मान लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है। इफ एनी ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स इज मिसिंग तो ये वॉइड बन जाता है। एग्जांपल, जिमी आस्क्ड बंटी इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक फॉर 10,000, बंटी agrees to buy the bike, it's his agreement which is enforceable by law, hence it is a valid contract। सिंपल। वॉइड क्या है? जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है उसको वॉइड बोल देते हैं। वॉइड एग्रीमेंट के कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो चीज वॉइड है, जिसमें ऑलरेडी लीगैलिटी नहीं है, वो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या ही होंगे? नहीं होंगे। ओके, नहीं होंगे। नाउ अब कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया है कि भैया इस टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। वॉइड बाय डिफॉल्ट। कौन सा? सबसे पहले अगर आप किसी माइनर के साथ में अग्रीमेंट करते हैं या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो कि दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, अग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, दोनों में से कोई एक, अग्रीमेंट मेड अंडर बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट मटीरियल टू द एग्रीमेंट, मतलब जिस चीज के लिए हम अग्रीमेंट कर रहे हैं उसी फैक्ट में ही कोई मिस्टेक है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, गलती है, ठीक है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट एंड द इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब सपोज करो कि कंसिडरेशन है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सपोज करो कंसिडरेशन है, इसमें आधा पार्ट लीगल है, आधा पार्ट इलीगल है। अच्छा, अब अगर हम इस आधे पार्ट को, लीगल को इलीगल से अगर हम अलग कर सकते हैं, इफ इट कैन बी सेपरेटेड, तब जो लीगल पार्ट होगा वो वैलिड होगा, जो इलीगल होगा वो इनवैलिड होगा। लेकिन अगर ये लीगल और इलीगल आपस में सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो इस केस में पूरा का पूरा अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Am I clear up till now?
यस सर। ओके, बिना कंसिडरेशन के आपने कोई एग्रीमेंट किया, बिना, देखो कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। 3 जगह ऐसी होती हैं, 3-4 जगह जहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है, वो एक्सेप्शंस लॉ में हमेशा होते हैं। तो यहां पे एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। Agreement in restraint of marriage. Every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is void. जबरदस्ती कराना, ठीक है, इससे ही करनी पड़ेगी, इससे करना है, void है। Agreement in restraint of trade. Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void. मतलब अगर आप किसी को फ्रीली ट्रेड नहीं करने देना चाहते, उस केस में एग्रीमेंट वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल देते हैं। सपोज करो आप एक नए घर में शिफ्ट हुए, यू शिफ्टेड इनटू अ न्यू हाउस, ठीक है, आपको घर में यू वांट टू हैव गैस कनेक्शन, आपको नया सिलेंडर चाहिए होगा घर से, ठीक है, आपको चाहिए नया कनेक्शन। मेरी एक गैस एजेंसी है, ठीक है, और उस एरिया में मेरी ही गैस एजेंसी है और कोई गैस एजेंसी नहीं है। आप मेरे पास आए, आपने बोला कि यार आई वॉन्ट अ न्यू गैस कनेक्शन फॉर माई होम। मैंने बोला गैस कनेक्शन तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको साथ साथ में गैस भी लेके जानी पड़ेगी, मतलब जो चूल्हा होता है वो भी लेके जाना पड़ेगा। अगर आप वो गैस का चूल्हा मेरे से नहीं खरीदेंगे, मैं आपको गैस कनेक्शन नहीं दूंगा। ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, एक तरीके से तो वॉइड है, रेस्ट्रेंट ही है ना भाई, ठीक है। या फिर मैं आपको बोलूं कि अगर आप मेरे कोई बायर हैं, मैं बोल रहा हूं कि आप अगर मुझसे सामान, ये वाला सामान खरीदते हैं, कोई एक सामान, तो मैं आपको तभी ये वाला सामान बेचूंगा जब आप मुझसे ये वाला सामान भी खरीदेंगे। मतलब आई कैन सेल ओनली दिस, आई विल सेल ओनली दिस आइटम इफ यू परचेज दिस आइटम एज वेल। ये क्या है? एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। भैया हम आपसे नहीं खरीदेंगे, हम किसी और से खरीदेंगे, आप हमको खाली आपसे यही वाला सामान खरीदना है, ये भी जरूरी है, हमको नहीं खरीदना है। तो इस तरीके के एग्रीमेंट जो होते हैं, जो ट्रेड में रेस्ट्रेंट डालते हैं, रोकते हैं। रेस्ट्रेंट मतलब क्या? रोकना किसी चीज को, रेस्ट्रेंट देना, ठीक है। सो अग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। मैंने कल को बोला कि यार शोमा वो आप मेरे लिए ये वाला काम कर दो, मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा, तो इसका मीनिंग तो सर्टेन नहीं है ना बॉस, द मीनिंग इज नॉट सर्टेन, ठीक है। अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर। वेजर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वेजर? कोई बताएगा? व्हाट इज द वेजर गाइस? हॉर्स रेस में जो बेटिंग होता है वैसा। देखो वेजरिंग इन जनरली बेटिंग ही होता है, मतलब शर्त लगाना। क्रिकेट में हम जिसको बोलते हैं ना सट्टा लगाना, एक तरीके से वो भी एक तरीके का वेजर ही है। वेजर जो होते हैं, ठीक है, कि जैसे अगर आज कोई आईपीएल में मैच टीम जीत गई तो हम तुमको इतना पैसा देंगे, ये सब क्या, ये सब वेजर ही है एक तरीके से। तो अगर आप अग्रीमेंट्स बाय द वे ऑफ वेजर कर रहे हैं तो वो वॉइड है, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली वॉइड, और इसमें आपको कुछ भी दिमाग में लगाना है, ठीक है। अग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स मतलब क्या? वही मैं जादू से तुमको खजाना लाके दे दूंगा, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब विच मे और मे नॉट हैपन। वेजर भी वही है। वेजर का बेस क्या होता है? कोई चीज होगी या नहीं होगी, कंटिंजेंट ही होता है वो भी। या एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, नहीं। तो दीज काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स आर एक्चुअली void. In case of reciprocal promises to do things legal and also other things illegal, अब जैसे मैंने बोला कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूं, जाके इस आदमी को गाड़ी से उड़ा दो, तो ये क्या है? इलीगल ही है ना भाई, ऑब्जेक्ट इसका इलीगल है, किसी को मारना इज नॉट लीगल। तो ये वाला अग्रीमेंट हमारा क्या हो जाएगा? वॉइड, बाय डिफॉल्ट वॉइड है ये। तो इतने सारे जो अग्रीमेंट आपने पढ़े, यहां पे देखे, ये सारे के सारे हो जाते हैं वॉइड। अब हम बात करेंगे वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? जिसको एक पार्टी, एनी वन पार्टी कैन कैंसिल, एक कोई भी पार्टी कैंसिल कर सकती है। मतलब ये एग्रीमेंट
which is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of other, or others is a voidable contract। एक पार्टी चाहे तो उसको कैरी आउट कर सकती है, दूसरी नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती है, ठीक है। Example, Pushan promised to sell his scooter to Nitin for 1 lakh rupees. However, the consent of Pushan has been procured by Nitin at a gunpoint. बंदूक दिखा के Pushan is an agreed party and the contract is voidable at the option but not at the option of Nitin. It means if Pushan accepts the contract, contract become valid contract. हमने कल भी डिस्कस किया था, रिमेंबर, याद आ रहा है गाइस? ओके, देखो ये वाला आज का लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। हम लोग छोटे वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल में जो हमने कल की थी, जिससे होगा कि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जब स्टॉप्स टू बी स्टॉप्स बीइंग इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब जब वो कोर्ट में कब एनफोर्स नहीं किया जा सकता, जब वो वॉइड होता है। और वो वॉइड कब होता है, जब उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सेम चीज कल हमने डिस्कस करी थी। अच्छा देखो, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब यहां पे दो चीजों को कंफ्यूज नहीं करना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉइड अग्रीमेंट, लेट अस टॉक अबाउट वॉइड अग्रीमेंट फर्स्ट, ठीक है। अगर हम वॉइड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो जो वॉइड अग्रीमेंट है ये है वॉइड एब इनिशियो, ये इसका लैटिन टर्म है। वॉइड अग्रीमेंट आर ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही ये वॉइड है, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जब हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं गाइस, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले वॉइड था बाद में जाके, सॉरी पहले वैलिड था बाद में जाके वॉइड हो गया हो। इट मे बी वैलिड एट फर्स्ट, लेटर ऑन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस अब वो वॉइड हो गया है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? वॉइड अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो माने वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही वॉइड है। बट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द बिगिनिंग बट सब्सिक्वेंटली बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी enforceable. Am I clear guys? Yes. Everyone समझ आ रहा है? Yes, sir. Okay. Am I going too fast? No, sir. Okay. बाकी लोग भी जवाब दे दिया करो यार। अब देखो एग्जाम्पल देख लो। मिस्टर बप्पी अग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर। पब्लिशर को बोला कि हम किताब लिख देंगे भाई साहब। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। लेकिन कुछ दिन बाद मिस्टर बप्पी का देहांत हो गया, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब तो मिस्टर बप्पी रहे नहीं तो किताब कौन लिखेगा? तो जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था बाद में किन्हीं कारणों से वो वॉइड हो सकता है ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Thus, a valid contract when cannot be performed because of some uncalled happening becomes void. Example, Ankur contracts with Durgesh, owner of the factory, for supply of 10 tons of sugar. 10 टन चीनी मंगाई अंकुर ने दुर्गेश से, but before the supply is effected, fire caught in the factory and everything was destroyed. दुर्गेश की फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट करना था। समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके ओके। नाउ अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनको हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स। कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से हम इनको एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं फुल्ली एनफोर्सेबल बन जाते हैं अगर उन टेक्निकल डिफेक्ट्स को हटा दिया जाए। ठीक है, ओके। एग्जांपल देखो, दिया बॉट गुड्स फ्रॉम वंशिका इन 2019। दिया ने वंशिका से गुड्स खरीदे 2019 में, लेकिन 2022 तक कोई पेमेंट नहीं किया गया। Vanshika cannot sue Diya for the payment in 2022 as it has crossed 3 years.
एंड बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। अब लिमिटेशन एक्ट आपको अभी नहीं पढ़ना है, बट इसमें एक प्रोविजन होता है कि 3 साल तक अगर आपने अपना पेमेंट नहीं लिया है, नहीं मांगा है, तो उसके बाद आप मांग भी नहीं सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। अ गुड डेट, जो आपका उधार था, गुड डेट जो आप मिलता था आपको, यू वर सपोज टू रिसीव, becomes unenforceable after the period of 3 years as barred by limitation act। ओके, तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल अब नहीं होते। ओके, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, लेट अस सी। इट इलीगल एग्रीमेंट इज डेस्टिट्यूट ऑफ एनी लीगल इफेक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआत से ही कोई लीगैलिटी नहीं होती है। अब यहां पे एक लाइन याद रखिए, ऑल illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal। ये मेरे को कौन एक्सप्लेन करेगा? All illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal। Please explain it to me once। मुझे इसको एक्सप्लेन करिए काइंडली, कोई भी एक्सप्लेन इट टू मी वंस। सर कोई भी जो एग्रीमेंट है जो इलीगल है वो वॉइडेबल एग्रीमेंट हो सकता है, जो वॉइडेबल है वो इलीगल नहीं। मतलब ट्रांसलेशन नहीं करना था यार, मतलब थोड़ा बताना था, बताइए। सर वो जो कंडीशन, ओ लॉयर साहब, बाकियों को मौका दो यार, थोड़ा बहुत आपको तो समझ में आ ही रहा है, बाकी लोग बताओ यार। अश्मित, जगरीत, लोकेश, वंशिका, मंशा। सर इलीगल मतलब जो वही हो गया ना जो लॉ के अगेंस्ट है, तो वो ऑलरेडी वॉइड है, मतलब Correct. वॉइड हो गया। करेक्ट, और ओके। वॉइड एग्रीमेंट है वो मे बी लॉ के अगेंस्ट है या लॉ के अंदर ही है, बट पार्टीज एग्री नहीं कर रही हो या कोई और प्रॉब्लम आ रहा हो। देखो पहला वाला पार्ट तुमने सही बताया यार, पहला वाला तो सही है कि भाई अगर वो इलीगल है तो बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ लीगैलिटी नहीं है तो वो वॉइड हो जाता है। लेकिन बोल रहा है कि ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। भाई साहब, सोशल एग्रीमेंट, बर्थडे पे पार्टी देंगे, बर्थडे वाले दिन गायब हो गए, इलीगल थोड़ी है ये, बट एग्रीमेंट तो वॉइड ही है ना। वॉइड एग्रीमेंट जैसे क्या, सपोज करो कि मैं मतलब अभी मैं यहां पे ऐसे ताली बजा के अपने हाथों से कबूतर निकालूंगा, इसमें इलीगल क्या है? हाँ, तुम लोग बोलेगा सर आप पागल जरूर हैं, बट इलीगल तो नहीं है। यू हैव गॉन मैड, यू हैव गॉन क्रेजी एज वेल, बट स्टिल इट्स नॉट इलीगल, वॉइड है। समझ में आ रहा है गाइज? एम आई क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं। चलिए नाउ एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज इलीगल इन नेचर। जैसे कि रिंकू ने सांबा को बोला कि यार चलो ब्राउन शुगर खरीदते हैं या चलो गांजा खरीद लेते हैं, वीड खरीद लेते हैं। भाई साहब इलीगल है भाई साहब, आप जेल में जाएंगे स्ट्रेट अवे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ओके, अच्छा अभी ये डिफरेंस है वॉइड और इलीगल का, पढ़िए जरा इसको। वॉइड और अग्रीमेंट का और इलीगल अग्रीमेंट का ये डिफरेंस है। वॉइड अग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था, लेकिन इलीगल हमेशा वॉइड होता है। इट इज नॉट फॉरबिडन अंडर द लॉ, वॉइड अग्रीमेंट इज नॉट फॉरबिडन, बट इलीगल एग्रीमेंट आर फॉरबिडन अंडर द लॉ, कि आप नहीं कर सकते। पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ, आपको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, लेकिन पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर लायबल फॉर पनिशमेंट। ठीक है। कोलैटरल एग्रीमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अग्रीमेंट्स कोलैटरल टू द वॉइड एग्रीमेंट्स में ऑल्सो बी वॉइड, इट मे बी वैलिड ऑल्सो, लेकिन अग्रीमेंट्स कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। अब कोलैटरल का मतलब क्या होता है? What do you mean by the word collateral? सर जब से अवॉइड नहीं कर सकते Okay. तो एक साथ सपोज करो एक अग्रीमेंट है जो इलीगल निकल गया, लेकिन उस अग्रीमेंट के साथ में इतने सारे और अग्रीमेंट साथ में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो अब इस मेन अग्रीमेंट अगर ये इलीगल है तो इन बाकी सब अग्रीमेंट्स का क्या होगा? क्या होगा इनका? बोलो मंशा।
अगर एक मेन एग्रीमेंट इलीगल निकल गया और उसके साथ जो जुड़े हुए एग्रीमेंट हैं वो क्या होंगे? इलीगल होंगे। सिंपल। इलीगल से जुड़ा हुआ थोड़ा सा भी पार्ट इलीगल ही होता है। लिखा हुआ है ना, एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड, हमेशा वॉइड होंगे। लेकिन वॉइड के साथ जो जुड़ा हुआ है वो हमेशा वॉइड हो जरूरी नहीं है, वो वैलिड भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच का फर्क आप लोग को दोनों पता है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। वो कब वॉइड हो जाता है? जब उसको लॉ में एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में। और उसको कब कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते? जब वो वॉइड हो गया है। वॉइडेबल, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइडेबल? एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज। एनफोर्सेबिलिटी, हाँ, someone said something. Okay, void contract cannot be enforced at all. Voidable contract can be enforced at the only of the option of aggrieved party and not at the option of other party. Contract becomes void due to the change in law, change in circumstances beyond the contemplation of parties. Contract void कब हो जाता है? क्योंकि law change हो गया या circumstances change हो गए जो कि parties के control के बाहर है। Contract become voidable contract if the consent of the party was not free. Simple. Performance of the contract, आप इसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते। The aggrieved party does not within reasonable time exercise its right to avoid the contract. Any party can sue the other for claiming the performance of the contract. तो आपने रीजनेबल टाइम में voidable contract को अगर मना नहीं किया तो वो वैलिड हो जाएगा और आपको करना पड़ेगा। अगर रीजनेबल टाइम में आपने voidable contract को मना नहीं किया तो वो वैलिड हो जाएगा। ओके, नाउ राइट्स, void contract does not grant any legal remedy to any party. कोई लीगल रेमेडी नहीं है। लेकिन voidable के केस में पार्टी जिसका कंसेंट फ्री नहीं था उसके पास राइट टू रिसाइंड, मतलब रिसाइंड का मतलब होता है कैंसिल करना। रिसाइंड का मतलब होता है कैंसिल करना, कि भाई जिस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं था वो अगर चाहे तो कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को जब वो चाहे। ठीक है, इफ तो रिसाइंडेड इट बिकम्स वॉइड, इफ इट इज नॉट रिसाइंडेड बिकम्स वैलिड, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब आता है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फॉर्मेशन। देखिए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा इफ द टर्म्स एक्सप्रेस्ड आर वर्ड्स और इन राइटिंग। एग्जांपल देखो, A tells B on telephone that he offers to sell his house for 2 lakhs and B reply informs say that he accepts the offer. It's an express contract. जो मैंने आपको बताया था कि आप बता रहे हैं, बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आप अपने कंडक्ट से दिखाते हैं, अपने एक्शन से दिखाते हैं, थ्रू योर एक्शंस एंड योर कंडक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स in contrast come into existence by implication. Most often the implication is by action or conduct, जो मैंने आपको बताया था कि आपको बस से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप बस में चढ़ गए। जब आप बस में चढ़ने का जो एक्शन था, इससे पता चल गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया है और आप फेयर देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, where a coolie in uniform picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A and A allows him to do so. भाई ट्रेन से आप उतरे, कुली ने आपका सामान उठा लिया, आपने भी मना नहीं किया, बाय डिफॉल्ट आपने कुली की सर्विस लेने के लिए इंप्लाई कर दिया है, आपने, आप मानकर आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। आप जाके रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हैं, बाय डिफॉल्ट है कि आपको पैसे देने पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, टेसिट का मतलब होता है साइलेंट, शांत। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। तो देखिए, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मोर और लेस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत आपस में उनमें रिलेशन होता है, एक तरीके से सिमिलर ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट का क्या? आप एटीएम के अंदर गए तो जो बाहर से आपको देख रहा है उसको क्या लगेगा कि भाई पैसा निकालने गया है, यही तो लगेगा। क्लासिक एग्जांपल ऑफ टेसिट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कैश इज विड्रॉन बाय द कस्टमर ऑफ अ बैंक फ्रॉम द ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम में जा रहे हैं मतलब आप पैसा निकालने जा रहे हैं बाय डिफॉल्ट।
Another example of tacit contract is where a contract assumed to have been entered when a sale is given to the effect at the fall of the hammer in an auction sale. Auction जब होता है, आपने था ना 1 2 3 sold, ठीक है, वो भी क्या है, आपका tacit contract है. मतलब हथौड़ा falls down, the item is sold, implied. ये भी इसमें देखा है ना, it is not a separate form of contract but falls within the scope of implied contract. तो मैंने आपको बोला था ना, implied contract और tacit contract मोटा मोटी थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं. Am I clear up till now? Yes. Okay. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है नॉट एग्जैक्टली अ कॉन्ट्रैक्ट बट इज सिमिलर, थोड़ा बहुत उससे सिमिलर होता है. नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट. Such obligations are known as quasi-contract. In other words, in which there is no intention on the part of the either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. For example, देखो, obligation of finder of lost goods to return them in the true owner of the liability of the person to whom the money is paid under mistake and to repay it back cannot be said to arise of a contract, even in its remotest sense, as there is neither offer and acceptance nor consent. These are said to be quasi-contract. For example, देखो, आपको किसी का सामान खोया हुआ मिला, लॉस्ट गुड्स, तब आपने एक्सेप्ट तो नहीं किया था, आपका इंटेंशन भी नहीं था, लेकिन आपको लॉस्ट गुड्स मिल गया है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको वापस करें. एक तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं कि आपको उसको वापस देना ही पड़ेगा. ठीक है, गलती से आपने किसी और को पैसा, सपोज करो आपके अकाउंट में 10,000 के बजाय अचानक से 1 लाख रुपए आ गए, आपको नहीं पता ये 90,000 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आए हैं, तो आप क्या करेंगे? रख लेंगे? नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बैंक को वापस बताओ कि गलती से आए, मेरा नहीं है. तो यू हैव टू स्पीक इट आउट, बताना पड़ेगा. ओके, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे कोई ऑफर भी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट आपको करना पड़ेगा. एम आई क्लियर? Yes. ओके. ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉनिक मींस का इस्तेमाल करके आप कॉमर्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिफरेंट पार्टीज क्रिएट नेटवर्क्स व्हिच आर लिंक्ड टू द अदर नेटवर्क्स थ्रू ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. दिस हेल्प्स इन डूइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड. दीज आर नोन एज ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स और साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि आप ऑनलाइन करते हैं. Now let us talk about performance. Based on performance of the contract, हमने पहले डिस्कस किया था executed, जो हो चुका है, already done. Consideration in given contract could be an act or forbearance. When act is done or executed for the forbearance is brought on record, then it contract is executed contract. For example, आप दुकान में चीनी लेने गए, आपने चीनी के लिए पैसे दिए, आपको चीनी मिल गई, हो गया. When a grocer sells sugar on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract. क्या आप सामान ले, आपको सामान लेना था, आपने पैसे दिए, चीनी ली, executed contract हो गया. Executory, जिसमें किसी का ऑब्लिगेशन बाकी है, ड्यूटी बाकी है. ठीक है. The consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration is performed in future only and therefore contracts are executory. कि अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, चंदन ने एग्री किया कि वो हिमेश को ट्यूशन पढ़ाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, और हिमेश अगले महीने से चंदन को 1,000 रुपए ट्यूशन फीस देगा. एग्जीक्यूटरी है कि जब तक चंदन पढ़ाएगा नहीं तब तक हिमेश पैसा देगा नहीं. ठीक है, एग्जीक्यूटरी है. नाउ बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी. यूनिलैटरल, जहां पे सिर्फ देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड. ठीक है. अब देखो एग्जांपल देखो, मजनू एडवर्टाइजेस पेमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ 5,000 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज मिसिंग पेंटिंग एंड ब्रिंग्स हिम. मजनू भाई ने बोला कि जो मेरी पेंटिंग वापस लेके आ जाएगा मैं उसको 5,000 रुपए दूंगा. जैसे ही उमेश को पता चला कि ये रही मजनू भाई की पेंटिंग, मिल गई उसको पेंटिंग मजनू भाई की, there comes into existence an executed contract because Umesh has performed his share of obligation and remains for Majnu to pay the amount of reward to Umesh. This type of executory contract is called unilateral contract. कि मजनू ने तो बोल दिया कि जो मेरी पेंटिंग लेके आएगा खोज के मैं उसको 5,000 दूंगा,
एक पार्ट हो गया। अब एक पार्ट ऑब्लिगेशन बाकी है जो उसको खोजेगा। उमेश ने खोज लिया, अब उसकी जिम्मेदारी है वो लाके जाके उसको वापस दे। तो यूनिलैटरल। बाइलैटरल क्या है? जहां पे दोनों पार्टीज की ड्यूटीज बाकी हैं, ऑब्लिगेशन ऑन द बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल, A promises to sell plot to B for 1 lakh cash down, but B pays only 25,000 at earnest money, मतलब टोकन मनी दे दिया। Promises to pay balance on the next Sunday. On the other hand, A gives the possession of plot to B and promises to execute a sale deed on the receipt of the whole amount. बोले ठीक है, तुम मेरे को आधा पैसा दिए हो, जब तुम बचा हुआ पैसा मेरे को दोगे तो हम तुमको एक्चुअल में सेल डीड दे देंगे। When you give the rest of the money. तो यहां पे दोनों ने आधा आधा काम किया है, दोनों का काम अभी बचा हुआ है। Contract between A and B is executory because there remains something to be done by the both sides. Such executory contracts are known as bilateral contracts. Am I clear? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. Some question? तो कुछ पूछ रहा है? No, sir. Okay, मुझे लगा ऐसी आवाज आई। Okay, no problem. Okay. मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व। दो से ज्यादा पार्टी हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल वाले जो होते हैं। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया। नाउ विल डिस्कस अबाउट प्रपोजल, ऑफर। हमने कल पढ़ा था कि प्रपोजल क्या होता है, ऑफर क्या होता है। For an agreement to come into force, there should be a definite offer by one party and unqualified acceptance. Unqualified acceptance क्या होता है? Any idea? What is this? Unqualified acceptance? कोई conditions नहीं है। कोई conditions नहीं है। There are no conditions. ठीक है? ओके, और qualified acceptance क्या होता है? जहां पे conditions है, there are conditions. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल बाकी लोगों को समझ में आया अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम शोमो गाइस, No, sir. नहीं आया? अच्छा, कैमरा ऑन करो, बताते हैं। कैमरा ऑन करो, बताते हैं। बढ़िया एग्जांपल देके बताते हैं। एवरीवन स्विच ऑन द कैमरा। ओके, मान लीजिए आपको किसी के ऊपर क्रश है। मान लीजिए यू हैव अ क्रश ऑन समवन। ओके, आप आराम से बैठे हुए हैं, वो बंदा या बंदी सामने से जा रहा है, आप उसको बैठ के ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं, अरे यार सही है यार, आपको क्रश है उसके ऊपर। आपकी किस्मत उस दिन अच्छी थी, आपको जिसके ऊपर क्रश है वो आपके पास आया या आई, बोलती है या बोलता है यार आई लव यू, आप क्या बोलेंगे स्ट्रेट अवे? आई लव यू टू। हम तो इंतजार ही कर रहे थे, हमको खुद ही को तुम्हारे ऊपर क्रश है भाई। तो यहां पे ये क्या हो गया? अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक बार में मान लिया, हाँ एकदम सेम। लेकिन जब वो बोले कि आई लव यू एज अ फ्रेंड, तो क्या हो गया? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। प्रेम तो है लेकिन मित्र की तरह, दोस्त की तरह। समझ में आया? अनक्वालिफाइड, या अब अस्मित को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्या अस्मित आया कि नहीं समझ में? बताओ। अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो भाई? वाई आर यू सो ब्लशिंग? आप ब्लश क्यों कर रहे हैं भाई साहब? कोई बात नहीं, इट्स ओके, गुड। तो अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस माने आई लव यू टू। अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आई लव यू एज अ फ्रेंड। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्लियर है? ओके, डेफिनेटली ये तो क्लियर हो गया ना। ये सब क्लियर नहीं होगा तो क्या क्लियर होगा? ये सब क्लियर होगा तभी तो जाके हमारा सीए में फाउंडेशन क्लियर होगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus, an offer is an expression of willingness to contract on certain terms made with the intention that it shall become binding as soon as accepted by the person to whom it is addressed. Offeree, जो ऑफर दे रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? ऑफरर। जिसको ऑफर दिया जा रहा है ऑफरी। ओके,
देखिए एसेंशियल्स देख लीजिए क्या क्या है। एसेंशियल, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और द ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसर और द ऑफरर। जिसको ऑफर या प्रपोजल दिया जा रहा है वो ऑफरी, और जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोमिसी है एक्सेप्टर। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। वैलिड ऑफर तभी होगा जब आप किसी को बोलेंगे कि हम ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। Willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made। अब आप किसी को कोई ऑफर करेंगे तो आप ये उम्मीद रखेंगे ना कि सामने वाला हां बोलेगा, असेंट देगा अपना, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। ऑफर हमेशा, ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा मिलेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको ऐसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? Yes, yes. ओके, नाउ एग्जांपल है बहुत सारे, देखिए। राजू विलिंग टू सेल हिज वॉच एट अ सर्टेन प्राइस टू श्याम। एग्जांपल, बसंती इज विलिंग नॉट टू डांस इन फ्रंट ऑफ गब्बर सिंह इफ वीरू पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, बसंती नहीं नाचेगी गब्बर सिंह के सामने अगर वीरू कुछ पैसे दे देगा गब्बर सिंह को। एग्जांपल, वेयर सलमान भाई टेल्स ऐश्वर्या, Salman Bhai, you know about Salman Bhai, tells Aishwarya that he desires to marry by the end of 2023. It does not constitute an offer of marriage by Salman Bhai to Aishwarya। मतलब आप वो सलमान भाई जाके ऐश्वर्या को बोल रहा है कि मैं 2023 के एंड तक शादी कर लूंगा, तो ऐश्वर्या को थोड़ी ऑफर दे रहा है वो तो बस बोल रहा है कि हम कर लेंगे। अरे किससे करोगे ये तो बताओ। जस्ट बात कर रहे हो, जस्ट व्हेन यू आर टॉकिंग, तो ऐसे थोड़ी होता है। यू हैव टू एक्सप्रेस इट, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। देयरफॉर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी गिवन। Thus in the above example, if सलमान भाई further adds, will you marry me, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं दिसंबर में एंड 2023 तक शादी करने का सोच रहा हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, देन इट्स एन ऑफर। अपना डिसीजन बता रहे हो कि हम सोच रहे हैं 2023 के एंड तक शादी कर लें, तो इट्स नॉट एन ऑफर। ठीक है। Example, A offers to sell his car to B for 3 lakhs is an act of doing. In this case, A is making an offer to B. When A asks B after his car meets with an accident with B scooter not to go to court and he will pay the repair charges to B for the damages to B scooter, it is an act of not doing or abstinence। कुछ करना या ना करना दोनों ही ऑफर होता है। ठीक है। अच्छा, काइंड्स ऑफ ऑफर देख लीजिए क्या होता है, किसको दिया जाता है। काइंड्स ऑफ ऑफर, हाउ मेड, एक्सप्रेस ऑफर होता है, इंप्लाइड ऑफर होता है। किसको दिया जाता है, जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है। एक्सप्रेस ऑफर, जब आप किसी को डिटेल में सामने से जाके आप पूछ रहे हैं, इफ यू आर एक्सप्रेसिंग कि क्या ऐसा करना चाह रहे हो तुम, विल यू डू दैट, आई वांट टू डू दिस, आर यू, डू यू वांट टू परचेज माय पेन, यू वांट टू परचेज माय मोबाइल, कुछ भी। इंप्लाइड ऑफर, इंप्लाइड ऑफर का मतलब, एग्जाम्पल दो, व्हाट्स एन इंप्लाइड ऑफर। सिंपल, बस टिकट वाला, वो ऑफर दे रहा था, आप चढ़ गए, आपने ले लिया ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर वो होता है जो इन जनरल सबको दिया जाता है, ऑफर टू एवरीवन। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यार मेरा पेट डॉग खो गया है, जो भी कोई इसको लेके आएगा मैं उसको 10,000 रुपए इनाम दूंगा, इट्स जनरल, एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक, लेकिन जब मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को जाके बोलता हूं कि भैया क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे, तो स्पेसिफिक ऑफर होता है। गेटिंग द पॉइंट। देखो, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है, एनी आइडिया? सर आपने एक ऑफर दिया तो मैं वो ऑफर के बदले में और एक ऑफर, आप बोला कि मैं गाड़ी को 20,000 रुपए में बाय करूंगा, मैं बोला कि हाँ मैं आपको सेल करूंगा पर प्लीज नहीं 30,000 में सेल करूंगा। ओके, ऑफर के ऊपर ऑफर। आप दुकान में गए, आपको शर्ट पसंद आई, बोले कितने की है, दुकानदार बोला 1,000 रुपए की है, आप क्या बोले 800 में देंगे क्या, उसने बोला 1,000, आपने बोला 800, तो उसका ये रहा ऑफर, 800 रुपए आपका हो गया काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है बताइए?
व्हाट इज द क्रॉस ऑफर? टेल मी। बोलिए गाइस, एनी आइडिया क्रॉस ऑफर? सर आप एक ऑफर दिया और मैं और एक ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, सर। काउंटर ऑफर हो गया ना वो तो। हाँ हाँ सर। बोलो, थिंक गाइस, थिंक, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। सर जैसे कि उसने कहा कि मैं 800 का अगर आप कुछ कपड़ा देंगे तो मैं आपसे आपको एक कपड़ा ले लूंगा 500 का। जैसे तो इससे उसने ऑफर किया कि आप अगर आप ये कपड़ा मुझे 800 का देंगे तो मैं आपके यहाँ से एक और कपड़ा दूंगा, जिस काउंटर ऑफर हो गया। देखो देखो, ऐसा नहीं होता है, मैं सिंपल से बताता हूँ। सपोज क्रॉस ऑफर क्या होता है कि जैसे मैं अपना फोन, ठीक है, अश्मित को बेचना चाहता हूं 10,000 रुपए में। मैंने अश्मित को बोला, अश्मित मेरे को बोलता है यार नितिन सर मैं आपका फोन 10,000 में खरीदना चाहता हूं। मैं अपना फोन 10,000 में बेचना चाहता हूं अश्मित को, और अश्मित मेरा फोन ऑलरेडी 10,000 में मुझसे खरीदना चाहता है। दोनों मतलब दोनों पार्टीज को पता नहीं है, दोनों पार्टीज को नहीं पता है। मतलब मैं तुमको बोल रहा हूं क्या तुम मेरा फोन 10,000 में खरीदोगे, और तुम मेरे को बोल रहे हो क्या आप अपना फोन 10,000 मुझे बेचेंगे। विदाउट नोइंग दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेल द फोन, एंड विदाउट नोइंग दैट कि मैं 10,000 में बेचना चाहता हूं। समझ में आ रहा है क्रॉस ओवर क्या होता है? गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस एवरीवन, मतलब पार्टीज को खुद से ऐसे पता नहीं है कि ऑफर आने वाला है। मैं अपना फोन 10,000 में बेचना चाहता हूं, तुम मेरा फोन 10,000 में खरीदना चाहते हो, दोनों का मन है। ओके, स्टैंडिंग ऑफर मतलब जो कुछ टाइम तक रहता है फिर बाद में खत्म हो जाता है, दैट्स अ स्टैंडिंग ऑफर। ओके, ठीक है, ओके। सो दिस कंक्लूड्स अवर सेकेंड लेक्चर फॉर टुडे। मैंने बोला था कि कल लेक्चर 1 में भी हमने काफी कुछ डिस्कस किया था, तो ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा शायद विल बी हैविंग क्लासेस इन द नेक्स्ट वीक नाउ आई गेस। तब तक आप आराम से पढ़िए, आप पढ़ते चलिए साथ में, आसान है। अभी जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको याद रहता चला जाएगा। जो सीए फाउंडेशन वाले हैं काइंडली स्टार्ट राइटिंग आंसर्स अभी से। अब आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे? देखिए अभी तो आप ज्यादा कुछ लिख भी नहीं पाएंगे। अभी आप इतना करिए कि जो सेक्शंस हैं बस उनको लिखना चालू करिए कि यार ये सेक्शन इसका है, ये सेक्शन इसका है। ग्रेजुअली व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड वी विल डिस्कस, ठीक है। मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बताऊंगा कि यार आंसर लिखते कैसे हैं, ठीक है। जो सीएमए वाले हैं स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज थोड़ा थोड़ा। जो सीएमए कर रहे हैं काइंडली एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ओके, फायदे में रहेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए एंजॉय करिए, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।